नक्शा में बोले थे भर के लाइएगा। प्रोटोकॉल बताना है। चलिए आओ। गर्ल्स के पीछे जो लड़के बैठे हैं, आप लोग गर्ल्स से एक बेंच छोड़ के बैठिए। कल से, आज हम बोल दिए हैं, कल हम उठा देंगे, ठीक है? गर्ल्स से जस्ट एक बेंच पीछे कोई नहीं बैठेगा, चाहे उस पर लड़की रहे या ना रहे, वो खाली रहेगा। उसके पीछे आप बैठेंगे। हम सारे बैच में इन्फॉर्म कर देंगे, इस बैच में इन्फॉर्म कर दिए। कल अगर हम देख लिए गर्ल्स के जस्ट पीछे कोई भी बैठा रहेगा, उसको हम उठा देंगे। क्या है? क्या लिए? तो वो बैटरी चेंज करो, इसमें बैटरी नहीं है। लाइव वाले सब लोग को बोले थे नक्शा भर के लाने के लिए, नक्शा निकालिए जिनका सब लोग भरे हैं कि नहीं। आज थूरते हैं। जल्दी लाइव वाले आप सब लोग निकालिए। आप लोग में कहा क्या रखा? सादा नक्शा कौन सी दिखाता है? ठीक, नक्शा कहाँ है? अरे वो मेरा डंडा कहाँ है? जिससे हाथ पर टूट जाएगा। कहाँ है? अरे बहुत अंदर चला गया। सादा नक्शा, कल क्या बोले थे? तुम्हारा सादा नक्शा कहाँ है? सादा नक्शा कहाँ है आपका? कल बोले थे ना कि सादा नक्शा रहना चाहिए। कहाँ है सादा नक्शा? इधर आओ, भाग किधर है? इधर आओ, हाँ ले जाओ इसको। सादा नक्शा कहाँ है? कहाँ है आप लोग का? भरे कहाँ नहीं? कहाँ है? हाँ, कहाँ है आप लोग का? कहाँ है सादा नक्शा आपका? सादा यहाँ बैठ के बता रही रूम पे, तुम कहीं नहीं छूट गया है? कहाँ है सादा नक्शा? कहाँ नहीं आया था कल? नहीं, अभी तो पिटाने में कौन नहीं पुराना होता? हम पुराने टीचर हैं। कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा? कहाँ है? कहाँ है आप लोग का सादा? कहाँ है? हाथ हटा दो। कहाँ है आपका सादा? कहाँ है सादा? भरी कहानी है ये? किसका है? इसमें जल कल क्या पढ़ाई थी? बगलोल तुम्हारा कहाँ है? बगलोल कहीं का? लाठी का आवाज यहाँ तक आ रहा है। रजनी भारद्वाज, तो ऑफलाइन में रहती तो अच्छा से सुनाई देता। तो पढ़ता नहीं है सब यहाँ पे, कहता है सब नया विद्यार्थी। तुम नहीं आए, हम थोड़ी नहीं आए। पीटने में कोई कमी नहीं। आपको जितना दिया जाए, लड़कियों को पीटिए, ये भी पिटाती है सब यहाँ पे, कोई भेदभाव नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे का टॉपिक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल के बाद क्या है? यूएनओ। हम लोग पहले यूएनओ देख लेते हैं। प्रोटोकॉल के बाद क्या है? यूएनओ। तो पहले हम क्या देखते हैं? यूएनओ। पहले प्रोटोकॉल ही देखते हैं। आपको प्रोटोकॉल में भी एक होमवर्क देते हैं। ग्रास लाइन के बारे में दिया था ना, आपका नहीं बना रहेगा तो कल से हम इधर से पीटेंगे, इस साइड से, जिसे लाला लाजपत राय को पीटा था साइड। समझ गया कि नहीं आ गया? देखो बैच में ज्योग्राफी का बैच था पहले, देखो लड़की को पीटे ना तो उसके बगल वाली बिना पिटाए रोने लगी। पता नहीं क्या क्या रोने लगी, हमको लगा सोचा ब्लूटूथ कनेक्ट है सब गाइस। अगला प्रोटोकॉल है। आपका काम है, हम प्रोटोकॉल समझा देंगे लाइव वाले सब लोगों को। आपका काम है उसका किस सन में हुआ था। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस सन में हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल किस सन में हुआ, ये सन आप खोज के लाएंगे। ठीक है, आप जैसे भी खोजिए, गूगला से पूछिए, फोनो से पूछिए, लेकिन लिख के लाइए। और कल जिसमें नहीं रहेगा उसको हम थूर देंगे। समझा कि नहीं? हाँ, उसी में लिखिएगा। चलिए अब हम पहले बता दें, प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम और कानून। देखिए, परमानेंट नियम कानून को रूल बोलते हैं, बट किसी खास चीज के लिए लाए गए नियम कानून को प्रोटोकॉल कहते हैं। एक छोटा सा नियम कानून जिसे क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। हर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए भी एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे विदेश का कोई आदमी आता है तो हमारे राष्ट्रपति उसे रिसीव करने नहीं जाते हैं, क्योंकि देश की बेइज्जती होगी, भाई तुमसे बड़ा आदमी कौन है जो रिसीव करने जाए। अमूमन छोटा इंसान बड़े इंसान को क्या करने जाता है? रिसीव करने जाता है। तो रिसीव करना अच्छी बात नहीं है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आई थी तो मोदी जी रिसीव करने गए थे एयरपोर्ट पर।
प्रोटोकॉल को तोड़कर। मोदी जी बहुत होशियार है, वो जानते थे कि छोटे देश के प्रधानमंत्री को इज्जत दीजिए वो हमेशा याद रखेगा, बड़का देश वाला भूल जाता है। ट्रंपा को हम लोग कम खिलाए थे, यहाँ पर मोटा के गया था यहाँ से। हाउडी मोदी का भी बहुत इज्जत हुआ था, लेकिन ये भावनाओं में बह गए। अब की बात ट्रंप सरकार, सरकार किसकी आ गई? बाइडन की। बाइडन इनको पूछा, मोदी जी गए तो रिसीव करने आया, अपने ऑफिस से बाहर भी नहीं गया, यहाँ पे बैठ ले, हाँ ठीक है जाइए इंडिया जाइए। तो दिक्कत होगी, प्रोटोकॉल नहीं, मतलब प्रोटोकॉल सबके लिए होता है। राष्ट्रपति के लिए भी क्या होता है? प्रोटोकॉल। डॉक्टर के लिए भी उसके कपड़ों का प्रोटोकॉल होता है, देखिएगा सफेद ऊपर व्हाइट डाल देता है, तो क्या लगा देता है? आला लगा, वो डॉक्टर का प्रोटोकॉल है। वकील का प्रोटोकॉल, काला रंग का क्या बनता है? कोट, और यहाँ पे टाई लगाता है। आगे बढ़े, इसका इंजीनियर का, इंजीनियर ऐसा चीज है जो कहीं भी सेट हो जाता है। आप इंजीनियर को गांजा फूकते देख सकते हैं, आप साइकिल का पंचर बनाते देख सकते हैं, कॉल सेंटर में कॉल उठाते देख सकते हैं, जोमेटो पे खाना पहुंचाते देख सकते हैं। इंजीनियर एक ऐसा वर्सटाइल प्राणी है जो सारा काम कर सकता है। समझा कि नहीं? यूपीएससी टॉपर भी हो सकता है, इंजीनियर बहुत सारा काम को कर सकता है। मम्मी सर, मेरी मम्मी पापा भी क्लास देख रहे हैं, आपको नमस्ते बोला, हमको क्या नमस्ते बोलते हैं? प्रणाम आप लोग को। भाई ये बड़े लोगों को, बड़े उम्र में जो होते हैं वो दूसरे को नहीं बोलते, छोटे लोगों को। हम उम्र में तो छोटे ही होंगे मम्मी पापा से, आप लोग के नहीं छोटे होंगे जी। अब 40 से मतलब लगभग हम छू रहे हैं। चलिए ध्यान से, हम कितना साल से 40 बोलने से जल्दी पहुंचे नहीं रहे 40 में हम। चलिए अब ध्यान समझ, टीचर का भी अपना प्रोटोकॉल होता है, उसको भी मतलब प्रोटोकॉल में रहना चाहिए। हमको कभी देखें जींस पहनते हुए? कभी नहीं पहनते, टीचर के प्रोटोकॉल में नहीं आता है। हम कभी देखें ऐसा इतना बड़ा बाल रखते हुए? प्रोटोकॉल में नहीं आएगा। गर्मी कितना लगा रहा है, मतलब आदमी फुल आस्तीन वगैरह पहनता है, हालांकि पहनने को तो हम भी हनी सिंह की तरह पहन सकते हैं, बट वो प्रोटोकॉल में नहीं आता है। तो सबका अपना प्रोटोकॉल होता है और प्रोटोकॉल में ही रहना चाहिए, सही लगता है। लेकिन आप प्रोटोकॉल नहीं मानेंगे तो कोई जबरदस्ती थोड़ी, कोई जबरदस्ती नहीं होता। तो दुनिया में भी कई प्रोटोकॉल बने सब। ओजोन को क्षरण रोकने के लिए, ओजोन पे मतलब बहुत ज्यादा से ओजोन का डिप्रेसिएशन हो रहा था, ओजोन परत की मोटाई कम हो रही थी, तो उसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया। कौन सा प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल वो? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज के लिए किया गया था? ओजोन के लिए। किसके लिए? ओजोन। 16 सितंबर को हुआ था। अब हम ये नहीं बताएंगे 1900 कब हुआ था, क्योंकि आपको डेट याद रखना है। चलो हम इसको बस बता दे रहे हैं 1987, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बाकी हम आप किसी को डेट वगैरह नहीं बताएंगे, ये आपका होमवर्क रहा। आज इसको नहीं बताया उसको मार के रद्द कर देंगे। कल वार्निंग दिए थे, आज हम आप लोग को, तो आज पहला दिन था इसलिए आपको छोड़ रहे हैं। पिटाई जरूरी है आप लोग का। तुम कह लिया कि यहाँ बैठती है, दिमाग मत खराब कर। रूस तुम्हारे दादा का है, बोल रहे थे कि मत आओ ना, ये बैठेंगे यहाँ पे। साइबेरिया में देख रही है, रूस में हिटलर मरा गया तो ये जाके बैठ रही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज के लिए था? ओजोन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो, ब्राजील का शहर रियो डी जेनेरियो, यहाँ पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कौन सा? पृथ्वी सम्मेलन, जिसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रियो सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? रियो सम्मेलन भी कहते हैं। ये 1992 में फिर बता दिए, चलो बता दिए तो कोई बात नहीं, आप लोग इसको याद नहीं कीजिएगा। 1992 में होगा था पृथ्वी सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? पृथ्वी सम्मेलन। तो पृथ्वी सम्मेलन कहा गया कि देखिए 20वीं सदी अब खत्म होने वाली है। जब कभी भी आप कोई सन लिखते हैं तो उसका शुरुआत का 2 अक्षर उस सदी को बताता है जो बीत चुका है। तो बताइए 1992 लिखे हैं तो कितनी सदियां बीत चुकी हैं? 38 सदी चल रही है, 38 सदी आने वाली है 21वीं। 21वीं सदी आने में कितने साल बचा है? 8 साल। कितने साल? 8 साल, क्योंकि 8 साल बाद ये क्या हो जाएगा? 2000। शुरुआती 2 अक्षर किसे बताएगा? वह सदी जो बीत चुकी। तो 20वीं सदी बीत चुकी, तो चल रही है 21वीं सदी। अभी हम लोग कौन सी सदी में है? इसमें 21वीं सदी, क्योंकि 20वीं सदी बीत चुकी है, उसके बाद अगला सदी 21वीं सदी। इन लोगों ने 21वीं सदी को बचाने के लिए एजेंडा 21 पारित किया था। क्या पारित किया? एजेंडा। इसमें पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने वाले हर उस प्रदूषण को रोकने की बात कही गई, वन रोपण की बात कही गई कि ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, जंगल लगाइए। ये सारी बातें किसमें की गई थी? रियो सम्मेलन। इसलिए रियो सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। एजेंडा 21 में मुख्य रूप से 7 बातें कही गई थी जो पर्यावरण को बचाने के लिए थी। एजेंडा 21 कब पारित हुआ था? 1992 में। इसमें 21 विषय थे या 21वीं सदी के लिए था। रियो कहां पर है? ब्राजील। आप में से कोई इतना भी बड़ा घोंचू नहीं होगा जो उसे अब पता चले कि रियो कहां पर है। रियो डी जेनेरियो कहां है? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। रियो सम्मेलन कहां हुआ था? रियो। अब यहां पर केनिया की राजधानी है नैरोबी। केनिया की राजधानी नैरोबी। नैरोबी में पर्यावरण को बचाने के लिए एक सम्मेलन हुआ था जिसे हम पर्यावरण सम्मेलन कहते हैं। तो नैरोबी सम्मेलन किस चीज के लिए था? पर्यावरण के लिए। रियो सम्मेलन किस लिए था? पृथ्वी के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए था? हाँ, ओजोन, ओजोन को फाड़ने के लिए, हाँ, ओजोन को बचाने।
के लिए, संरक्षण के लिए। जापान का शहर क्योटो, जापान का शहर क्योटो, जापान के शहर क्वेटो में एक सम्मेलन हुआ जिसे कहते हैं क्वेटो प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? क्वेटो प्रोटोकॉल। डेट आपको लिख के लाना है, समझ आ गया कि नहीं? 1992 नहीं था, यहाँ पे था। चलिए, याद है बहुत सारे लड़का लड़की सब। 96 जो बोल रहे हैं दीपक प्रजापति, गलत है आपका। यहाँ पर आप लगभग पहुंच गए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 1 साल वेट कीजिए, सही हो जाएगा। चलो, ये जगह है क्वेटो प्रोटोकॉल। क्वेटो प्रोटोकॉल में CO2 को बचाने के लिए बात कहा गया। क्वेटो प्रोटोकॉल में कहा गया कि CO2 की मात्रा इतनी बढ़ रही है, इससे बहुत ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और बर्फ पिघलने लगेंगे तो बहुत ज्यादा समस्या आएगी, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़े पैमाने पर हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी जो है ना, डार्विन ने सिद्धांत दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस दुनिया में करोड़ों साल से जीव रह रहे हैं और इस दुनिया में बहुत लाखों करोड़ों जीव आए जो इस पृथ्वी के माहौल को सर्वाइव कर गया। वही इस पृथ्वी पर जिंदा रह सकता है। इसका मतलब हमारे पूर्वज इस पृथ्वी के वातावरण को क्या कर गए थे? सर्वाइव कर। जितने हमारे अगल बगल में जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सब इस वातावरण को सर्वाइव कर चुके हैं। अतः सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत लगता है कि वो डार्विन ने कहा था कि जो सर्वाइव कर सकता है वही जिंदा है। तो हम लोग कौन से माहौल को सर्वाइव कर चुके हैं? जो अभी का टेम्परेचर है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात, अगर टेम्परेचर में उतार चढ़ाव आएगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी पहले के हिसाब से क्या है, एडजस्ट की हुई है। तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत दिक्कत करता था। ग्लोबल वार्मिंग उमस को कहा जाता है, वैसी गैस जो उमस उत्पन्न करती है, जिसमें सबसे मुख्य आती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रदूषण नहीं फैलाती है, बल्कि ये गर्मी उत्पन्न करती है। जहां भी CO2 रहेगा वहां गर्मी होने लगेगा, और बहुत भयानक गर्मी। बंद कमरे में गर्मी नहीं लगेगा जब आप शुरू में जाएंगे तब, लेकिन बंद कमरे में 10 आदमी जाइए जिसमें से हवा आने जाने का ज्यादा रास्ता ना हो, नॉर्मली रास्ता हो, एकदम पैक शीशा की तरह नहीं हो। आप कमरे में बैठिए, 10 आदमी रहिएगा, तो धीरे धीरे क्या छोड़ते जाएगा? CO2। और ये CO2 गैस गर्म होती है। आप ऐसे सांस छोड़ के देखिएगा ना, आपको हाथ पे क्या लगेगा? गर्म। सोचिए, इस क्लासरूम में एग्जॉस्ट फैन लगाना जरूरी रहता है, क्योंकि ये एग्जॉस्ट फैन आपके गर्म सांसों को क्या करता है? बाहर। वरना हम पंखा लाख चलाते रह जाए, एग्जॉस्ट फैन नहीं लगाएंगे, वही गर्म हवा आपको वापस मिलती रहेगी। तो ग्लोबल वार्मिंग, जो पूरी दुनिया गर्म होती जा रही है, उस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना जरूरी है, अदरवाइज में वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, बर्फ पिघलने लगेगा। इसके लिए CO2 को कम करने की बात कही गई। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा CO2 चाइना उत्पन्न कर देता है। सेकंड नंबर पे हम लोग आते हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी उस तरह से नहीं है। अमेरिका हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस है, लेकिन वहां टेस्ला कार घूम रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेनें घूम रही है, इलेक्ट्रिक बस। आज भी हम लोग यहाँ कुछ किसी स्टेशन पे वही ट्रेन है पुरान की, झक 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 अंधेरा कर देती है, धुआं छोड़ती है। तो है ना, हमारे यहाँ आज भी इलेक्ट्रिक कारों का उतना प्रचलन नहीं है। वो अलग बात है कि अब धीरे धीरे भारत में भी इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत तेजी से हो रहा है। इलेक्ट्रिक बस आ गई है, बिहार पटना में भी चल रही है, अलग अलग जगहों पे चलती है। स्कूटी आ गई है, इलेक्ट्रिक स्कूटी। धीरे धीरे सब ई रिक्शा देख रहे हैं, हवा हवाई। सरकार भी CO2 को कम करना चाहती है। किस प्रोटोकॉल के वजह से? क्वेटो। सरकार को ऊपर जिम्मेदारी दी गई है हर देश को कि आप इतने ही मात्रा में CO2 का उत्सर्जन यानी निकाल सकते हैं। अब आप कहिएगा कि सर नापता कैसे है कि कितना मीट्रिक टन CO2 निकला है? तो ऐसे नापने की जरूरत नहीं है। जैसे हम आपको, अगर मान के चलिए आपके पिताजी चाहते हैं कि आप किस स्टैंडर्ड की जिंदगी जिए, समझ गया? आप ज्यादा पैसा ना उड़ाइए, नहीं तो आपको जांच करने की जरूरत नहीं है। वो जो पैसा भेज रहे हैं उसी से उनको अंदाजा लग जाएगा कि मेरे बेटा का रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। एक लड़का के घर से 10-10 हजार रुपया महीना आता है, लड़की के घर से भी आता है। अमूमन लड़की के यहाँ लड़कों की तुलना में ज्यादा पैसे आता है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? लड़की के पिताजी देते हैं, चुपके से थोड़ा सा मम्मी भी दे देती है, और बैकअप में आप लोग रहते ही हैं। लड़का का पैसा क्या हो जाता है? घट जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, लड़का दे देते रहता है। अब एक दिन कोचिंग पे हम यहाँ संडे के दिन यहाँ टहल लेते, देखते क्या बन रहा है। कभी संडे के खाली तो सड़किया पे एगो लड़का ओकरा पैसा दे रहा था, तो ले नहीं रही थी। ले नहीं 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 दे रहा है, नहीं ले रही। तो एगो लड़का यहाँ था, हम देख तोरा बताते 2 मिनट रुकिए, वो ले लेगी। 3 बार 4 बार मना की, नहीं सर वो तो कहाँ नहीं। देख तो देखिए आप, देखिए उसके बाद कहीं चलो अब तुम बोल ही रहे हो तो रख लेते। ये पूछ रहा है सर कितना रुपया दिया था? तू कितना देगा? तेरे बस का नहीं है। छोड़ दे, खर्चा गिन रहा है। तो आपको अगर 10,000 रुपया खर्चा आता है, आपका रिजल्ट बड़ा मुश्किल होगा। रीजन क्या? आप पैसा खर्चा कहाँ कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आप अपने लग्जरियस लाइफ पे। देखिए, अगर आपको फीस के लिए पैसे आ रहे हैं वो अलग बात है, जेन्युइन एक्सपेंस के लिए आ रहे हैं अलग बात है। जैसे आपकी कुछ नेसेसरी चीजें हैं, आपका फीस है,
आप एक बार फीस जमा कर दिए, रूम रेंट जमा कर दिए, खाने का अगर मेस में खाते हैं या जो एक फिक्स है एवरेज की महीने में इतना लगता है, मोबाइल रिचार्ज, जो एसेंशियल चीजें हैं, उसके अलावे आप विद्यार्थी जीवन में अपनी जरूरत की चीजों के अलावे अगर आप 500 से ज्यादा क्रॉस करते हैं या 1000 से ज्यादा, तो आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। पैसा बहुत बिगड़ने देता है। हम अपने लाइफ में, मेरा एक दोस्त था, वो कैंपस का जूता खरीदा एक बार 1300 रुपया का। हम मतलब चौंक गए, सोचा इसके पास कितना पैसा है। एक बार पिताजी से कहे हमको भी लेना है, तो कहीं कमाना तो ले लेना अपने पैसा से। आज उस समय हमको बड़ा तकलीफ लगा, लेकिन उनको अब लगता है कि सही बोले, क्योंकि आज मेरे लिए प्राइस मायने नहीं रखता है उसमें कितना लिखा हुआ है। तो आप लोग भी पैसे को थोड़ा सा कम यूज कीजिए, क्योंकि पैसे से आपका खर्च ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा खर्च बढ़ेगा तो आप लोग क्या है, इस रंगीन दुनिया में चले जाएंगे। तो उसी तरह से आपके खर्च के आधार पर हम आपकी स्टैंडर्ड को निर्धारित कर सकते हैं कि नहीं। तो हम किसी भी देश के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कैसे देखते हैं, या उस देश में कितना पेट्रोलियम का यूज हुआ। अब इसका डाटा तो इजीली अवेलेबल है कि किस पेट्रोल पंप ने कितना दिया, और ऑल पेट्रोलियम मंत्रालय के पास टोटल डाटा आ जाएगा। इस साल हमने दिया, कितना डीजल उत्सर्जित हुआ, कोल इंडिया लिमिटेड ने कितना कोयले का उत्सर्जन किया। ये एक फिक्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं। केरोसिन तेल कितना हुआ, हवाई जहाज में कितना, ईंधन गिन लीजिए, और उससे आप एक बार क्या कीजिए, ईंधन जलाइए और वहां प्रयोगशाला में नाप लीजिए कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना CO2 निकल रहा है। उस हिसाब से निकाल सकते हैं कि नहीं। बाकी लकड़ी उपड़ी वाले को किसी देश में काउंट करना ही मुश्किल है। कैसे काउंट कीजिएगा, सोचा बहुत मुश्किल हो पाएगा। वहां पे पता चला कोनो CO2 काउंट कर रहे हैं, कोनो का आज ब्रेकअप हुआ है, सिगरेट फूंक दिया, लो काउंट करो, सोच रहा इसमें एक्स्ट्रा CO2 बढ़ा रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो पूरी दुनिया में क्योटो प्रोटोकॉल के लिए हर देश के लिए एक लिमिट बना दिया, जिसे कहते हैं कार्बन क्रेडिट, कि आप इससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं कर सकते। यदि इससे ज्यादा उत्सर्जन करते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। समझ में कि नहीं। इससे फायदा ये हुआ कि अंधाधुंध कार्बन का उत्सर्जन लोग अब नहीं करेंगे। इससे एक और फायदा ये हुआ कि जो देश कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं कर पाते, जैसे अफगानिस्तान, वहां ना डीजल है, ना पेट्रोलियम है, ना कोयला है, वहां पर केवल और केवल तालिबान है। समझ में कि नहीं आ गया। तो तालिबान वाले कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन थोड़े करता है, तो बैल है, खाली 4 को बियाह करेगा सब बस हो गया। हाँ, कई सम्मेलन में 4 को बियाह। अफगानिस्तान की लड़कियां हमको लगता है सीधा है, यहाँ ने भारत में 4 को से बियाह करो, ब्रेन हेमरेज ना हो जाएगा तो कहेंगे सोचा। तो जिन देशों के पास उत्सर्जन क्षमता से कम उत्पादन हो रहा है, वह अपनी क्षमता को, जिन देशों के पास सरप्लस उत्पादन हो रहा है, उसे क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। कि भाई देखो तुमको इतना जुर्माना लगेगा, उससे अच्छा तुम हमको क्या दो, पैसा देके हमारे बदले तुम क्या ले लो, क्रेडिट ले लो। समझ में कि नहीं। इसी को क्या कहते हैं, कार्बन क्रेडिट। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन क्रेडिट। तो कार्बन क्रेडिट की व्यवस्था किसमें की गई, क्योटो प्रोटोकॉल। CO2 पर बैन लगाया गया, मतलब प्रतिबंध लगाया गया, क्योटो प्रोटोकॉल। आगे बढ़े। तंबाकू सरकार बैन क्यों नहीं कर देती। सरकार को बहुत फायदा होता है तंबाकू से, और ओवरऑल साल के लास्ट में 5 साल बाद सरकार को इन्हीं गजेड़ियों पियकड़ों के पास जाके वोट मांगना पड़ता है। ये दिल पे ले लेंगे सब, तुमने मेरा शराब बंद किया। इन सरकार बंद करा देगा सही सर। इन लोग दिल पे ले लेता है सर, इतना प्रेम होता है पियकड़ों में, इतना आराम से पिलाता है सर, अब बराबर नापता है सर, देखो ना, बराबर नाप के पिलाता है सर। तो भाई सरकार को सरकार चलानी है, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने वाली है। समझ में गया। अब खुद सोचिए, अब आप समझिए, जिस सरकार ने लिपस्टिक पर बैन लगाया, महिला वोट देगी उसको कभी, दांते काट लेगी ओकरा। कहेगा तो हमारा पूरा वैल्यू गिरा दिया। समझ में गया। तो सरकार कभी भी सब चीजों पे बैन नहीं लगाती है। तो गुटखा पान पे बैन लगाएगी, तो सोचा गुटखा खाने वाला सरकार को वोट देगा सब, नहीं देगा सब। आगे बढ़ जाए, ऊपर बोल करो तो क्या कर रहा है बस। अगर कोई ये बता दे कि इंडियन मैप का क्लास कब स्टार्ट होगा, तो मैं गंगा नहा लूंगा। छठ बाद से स्टार्ट होगा, दीपावली बाद इंडियन मैप का क्लास स्टार्ट होगा, दीपावली बाद। हाँ भाई, दीपावली बाद मैंने छठे बाद। चलो जाओ तुम गंगा नहा लो। सर बिहार में तो शराब बंद है, फिर भी नीतीश कुमार जीत गए। देखिए बिहार में कुछ जातिगत समीकरण बहुत जबरदस्त है। नाम पूरा पता करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि वोट किधर मारेगा। और बिहार में नीतीश कुमार को महिलाओं ने जबरदस्त वोट दिया था, शराब बंद हुआ था, और ये बहुत अच्छा काम था शराब बंद होना। लेकिन इसको लागू करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसमें उन्हें और भी सुधार करना चाहते थे तो वो कर सकते थे कि शराब का रेट जो 500-600 में अवेलेबल है उसे 10,000 कर देना चाहिए। बाकी का पैसा टैक्स में, जिसे पीना है खुलेआम पियो। बाकी 10,000 पे सारे लोग एफोर्ड नहीं कर सकते। और सड़क पे जो शराब पिएगा 50,000 जुर्माना, 40,000 दरोगा रखेगा, 10,000 सरकार के पास। अब आप बताइए दरोगा को रिश्वत देंगे, क्योंकि वो जेन्युइन मारेगा तो उसका कितना होगा, 40,000।
अब वो ससुरा क्रिमिनल छोड़ के टॉर्च लेके खोजेगा, मुंह खोल ले, शराब पिया है? नहीं पिया है। ए मिश्रा जी तनी लाइए तो, तू ढक्कन डालिए, पिया था ससुरा जबरदस्त। पिया के फाइन मार देगा 40,000 रुपया पे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये प्रोटोकॉल समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। प्रोटोकॉल नियम कानून को कहा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज को ध्यान में रख के बनाया गया? हाँ, ओजोन के लिए, ओजोन संरक्षण के लिए। आगे बढ़े। चलिए ध्यान समझ। क्योटो प्रोटोकॉल, CO2, पर्यावरण बचाने के लिए नैरोबी प्रोटोकॉल, याद रहेगा, नैरोबी प्रोटोकॉल। पृथ्वी बचाने के लिए रियो सम्मेलन, कौन सा? चलिए अब आप लिखना चालू कीजिए, मटेरियल खोलिए, लिखवा देते हैं प्रोटोकॉल को। लिख कौन सी लेगा तुम लोग? डेट वाला लिखने के लिए बोले। पहला कौन है? नैरोबी प्रोटोकॉल। नैरोबी प्रोटोकॉल कहां हुआ था? केनिया में। 82 में हुआ, 84 में साइन हुआ। बड़ी लंबा चीज है, आप लोग इसको डेट लिख के लाएंगे। लिखेगा छोटा सा, इसे कॉमा छोड़ दीजिएगा डेट लिखने के लिए। 1900 हम लिख देते हैं, आगे आप लिख लीजिए हेल्प कर देते हैं आपका। नैरोबी प्रोटोकॉल में खाली जगह छोड़ दिया ना, भर के आप लिखे पर्यावरण बचाने के लिए। नैरोबी सम्मेलन क्यों होता? पर्यावरण बचाने के लिए। नैरोबी प्रोटोकॉल पर्यावरण बचाने के लिए। हो गया। उसके नीचे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका डेट लिख लीजिए 16 सितंबर 1987। ओजोन संरक्षण 16 सितंबर 1987, ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल में। हाँ, इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है सारा, कहीं ना कहीं से। 16 सितंबर 1987 ओजोन संरक्षण। उसके बाद कौन सा? रियो प्रोटोकॉल 1900, अब ब्रैकेट में छोड़ देते हैं, आगे आपको जो लिखना लिखेगा। लिखिए पृथ्वी सम्मेलन। रियो सम्मेलन का नाम क्या है? पृथ्वी सम्मेलन, कॉमा एजेंडा 21। पृथ्वी सम्मेलन कॉमा देके लिखेंगे एजेंडा 21, एजेंडा 21। एजेंडा 21। क्योटो प्रोटोकॉल 1900, जितना में लिख लेंगे आप लोग अपने मन से। हो गया। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या लिखे? कार्बन CO2 में कमी, कार्बन क्रेडिट। CO2 में कमी, कार्बन क्रेडिट। CO2 में क्या करने के लिए लिया गया था? कमी लाने के लिए। CO2 में कमी, कॉमा कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट में क्या था? हर देश के लिए अपनी एक क्या निर्धारित कर दी गई सीमा, कार्बन क्रेडिट। हो गया। उसके बाद क्या लिखा है? यूएनओ। यूएनओ, चलिए अब यूएनओ समझा देते हैं। उसके बाद से विश्व के प्रमुख रेल मार्ग बता देंगे, रेल मार्ग के बाद आपका रेशम मार्ग बता देंगे। उसके बाद कॉल पठार पढ़ाएंगे। अब हम लोग यूएनओ के बारे में पढ़ते हैं। देखो भाई, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ दुनिया का सबसे फालतू संस्था, कुछ नहीं कर सकता है दुनिया में कभी। कोई काम नहीं किया यूएनओ ने। ये गरीब देशों को एक बेहतरीन ढंग से सताने के लिए एक संस्था है यूएनओ। देखिए इजराइल फिलिस्तीन का मामला सुलझा नहीं, कश्मीर मामला सुलझा नहीं, सुलझा। यहाँ पे यूएनओ करता क्या है? इतना पैसा इसमें दिया क्यों जाता है? कोई मैटर को नहीं सुलझाता है यहाँ पर। बस इस यूएनओ के आड़ में अमेरिका अपने दुश्मनों को साफ करते रहता है। यूएनओ के आड़ में लीबिया उड़ा दिया, यूएनओ के आड़ में मिस्र, यूएनओ के आड़ में इराक, यूएनओ के में अफगानिस्तान। अरे भाई अफगानिस्तान में रसिया वाला तुम काहे घुसा था? अमेरिका वाला तुम काहे घुसा था? हिस्ट्री, तालिबान का हिस्ट्री का पूरा वीडियो बनाए हुए कि कहां से आए थे सभी सब तालिबान वाला मैटर। तो यूएनओ कोई मैटर को सुलझाता नहीं है। यूएनओ के बारे में हम समझते हैं। यूएनओ एक्चुअली प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में, और ये 1918 तक चला। वर्साई की संधि के तहत 1920 में ये खत्म हुआ। तो वुडरो विल्सन अमेरिकी राष्ट्रपति थे, वो 10 जनवरी 1920 को एक संगठन बनाए जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। क्या नाम था? लीग ऑफ। उसका मुख्यालय जनेवा में था, उसके ऑफिस WTO जनेवा में था, WHO जनेवा में था, ज्यादातर ऑफिस उसके कहां थे? जनेवा। इसका मुख्य उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होने देना है। लेकिन क्या ये द्वितीय विश्व युद्ध को रोक पाया? और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हो ही गया, और 45 में क्या हुआ? समाप्त हुआ। तो फिर उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट 24 अक्टूबर 24 सितंबर है जी, अक्टूबर है, 24 अक्टूबर 1945 तो क्या बनाया? यूएनओ। क्या बनाया? यूएनओ।
विश्व युद्ध जब हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में, और ये 1918 तक चला। वर्साई की संधि के तहत 1920 में ये खत्म हुआ। तो वुडरो विल्सन अमेरिकी राष्ट्रपति थे, वो 10 जनवरी 1920 को एक संगठन बनाए जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। क्या नाम था? लीग ऑफ। उसका मुख्यालय जनेवा में था, उसके ऑफिस WTO जनेवा में था, WHO जनेवा में था, ज्यादातर ऑफिस कहां थे? जनेवा। इसका मुख्य उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होने देना है। लेकिन क्या ये द्वितीय विश्व युद्ध को रोक पाया? और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हो ही गया, और 45 में क्या हुआ? समाप्त हुआ। तो फिर उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट 24 अक्टूबर 1924 सितंबर है जी, अक्टूबर है, 24 अक्टूबर 1945 तो क्या बनाया? UNO। क्या बनाया? UNO। आगे बढ़े। जाकिर भाई करें कश्मीर और फिलिस्तीनियों को, भाइयों को सलामत रखें, उनसे बोलो पढ़ाई लिखाई कर। आगे बढ़े। समझे? इजराइल को कोई सलामत रखने नहीं गया था, और ना ही इजराइल के लिए दुनिया में कोई दुआ मांगा था। समझा ना? इजराइल ने कलम की ताकत को समझा था, इजराइल आगे बढ़ गया। लेकिन आपको कौन समझाएगा? आपको यहां बैठ के दुआ मांगेंगे? यार आजकल जहर ओरिजिनल नहीं मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है? पढ़ाई करिए, पढ़ाई। समझा गया? कश्मीरियों को पढ़ाई अगर करते हैं, कश्मीरियों को कोई दिक्कत नहीं था, भारत का सबसे खुशहाल हो जाते हैं। कुछ करना क्या था? अपने घर को होटल बनाओ, लोग घूमने आएंगे, एक दिन का 1000 लोग। एक रूम का एक दिन का 1000, पांचों को रूम रहेगा तो एक दिन का कितना लेगा? 5। और अमूमन एक आदमी के घर में 5 रूम हो जाता है, अमूमन हो जाता है। कोई भी एक दिन का 5000, सोचिए उससे अच्छा इनकम है महीने का 1.5 लाख, घर बैठल बैठल कुछ नहीं करना है। आज कोटा में लोग, पटना में लोग कैसे कमा रहे हैं? पटना के मकान मालिक को क्या है? बिल्डिंग बना दी। लेकिन जिस दिन यहाँ के मकान मालिक लोग लाठी चलाना चालू करेंगे, इनका खुद का बिजनेस जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? कश्मीर वाले पत्थर चलाने लगे, उनका अपना बिजनेस चला गया। कौन कहेगा इन लोग? चलिए ध्यान से देख, हम हमेशा बोलते हैं कि एजुकेशन पे ध्यान। तो कहता है कि फिलिस्तीन विरोधी है। अच्छा ठीक है, तुम फिलिस्तीन समर्थक है, क्या कर लिया फिलिस्तीन के लिए दुआ मांगने के सिवा? चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया इसका गठन किसका भाई? यूएनओ का। यूएन का मुख्यालय पहले, लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय पहले जनेवा, अभी क्या हो गया है? न्यूयॉर्क। कहां है? न्यूयॉर्क। यूएनओ के कुल 6 अंग हैं। यूएनओ के कितने अंग हैं? 6। इन 6 अंग में सबसे बड़ा और सबसे बड़ा नहीं, सबसे पावरफुल अंग, सबसे पावरफुल सुरक्षा परिषद। क्या है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है कि हर जगह पे, अरे यार ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर इंसानियत के लिए तो आवाज उठा रहे हैं। कभी हिरोशिमा पे बम गिरा था तो आवाज उठाए थे? हाँ? इंसानियत मर गई थी? इंसानियत आपको बस कश्मीर और फिलिस्तीन में ही दिखती है। गजब हो यार। चलो छोड़ो आप। पढ़ाई करके नौकरी लो भाई, बहुत सारी चीज को जिसे हम नहीं बदल सकते। देखिए हम आपको क्या कहते हैं, जिसको भी खुल के बोलिए, इजराइल में और कश्मीर में जो फिलिस्तीन वाला मेन मैटर धार्मिक है, लेकिन इंसानियत का बीच में घुसा देता। धार्मिक लेके जाओ यहाँ पे, इंसानियत। हिरोशिमा पे कभी कुछ हुआ? बेचारा मरा सब, बेचारा मासूम, कितने जापानी सब बेचारा चाय चुई करके। कौन इंसानियत के लिए कुछ हो भी नहीं किया। चलो ध्यान से देखते हो। यूएनओ के कुल कितने अंग? 6। कितने अंग? 6। सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद। कौन सा परिषद? सुरक्षा। पूरी दुनिया में यह कहता है कि कोई देश दूसरे देश पर हमला नहीं कर, कब्जा नहीं कर सकता। अब आप कहिएगा कि अमेरिका तब अफगानिस्तान में कब्जा कैसे कर लिया? तो देखिए ध्यान से, अमेरिका वालों ने दिमाग लगाया है, बेवकूफ नहीं है सब वो सब। हाँ? अरे छोड़ो भाई, मच्छर डिस्टर्ब कर रहा है। अब आप कहेंगे कि सर अमेरिका ने तब तालिबान पर हमला, अफगानिस्तान पर हमला कैसे कर दिया? अमेरिका होशियार है, पढ़ा लिखा है, बैल नहीं है इन तालिबानियों की तरह। यहां पर अशरफ गनी को पहले खड़ा किया। अशरफ गनी से पहले अफगानिस्तान में सरकार किसकी थी? हामिद करजई की। तो हामिद करजई को कह दिया तो सरकार किसकी हो गई? हामिद करजई की। और हामिद करजई को कहा कि आपको तालिबान वालों से रक्षा करेंगे। अतः आप लिखित में हमको दीजिए कि अमेरिका की सेना यहां आए, तो भैया देश तो बुला ही सकता है। मोदी जी विदेश को नहीं बुला सकते हैं। ट्रंप आया था तो नहीं, उसकी पूरी सिक्योरिटी वाली आई थे सब। बस ये यही करता है, जहां हमला करना रहेगा वहां अपनी एक कठपुतली सरकार बैठा लेगा और फिर क्या कर देगा? हमला कर देगा यहाँ पर। तो यूएनओ का सबसे मुख्य संगठन कौन है? सुरक्षा परिषद। इस सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, लेकिन 10 सदस्यों को अस्थायी रखा गया है और 5 सदस्यों को अस्थायी रखा गया। ये 10 सदस्य जो है, चलिए ध्यान से समझिए,
या तुम लोग कोनो लड़की कमेंट कर रही हो, ओकरा के पीछे पड़ल है सब। अरे भाई अफरोजी खातून करिए, किसी को इतना दम है तो भेजो जरा हमको पीछे, काय झगड़ा करिए भाई। चलिए ध्यान से देखो, याद देखिए सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य? हाँ 15 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य। 10 क्या है? अस्थायी। 5 क्या है? अस्थायी। 5 क्या है? समझ में कितने? 5 अस्थायी। इन ससुरों का कार्यकाल आजीवन रहता है। इनका कार्यकाल क्या रहता है? आजीवन। और इनका कार्यकाल 2 साल। 2 साल में आएंगे, चल जाएंगे। भारत सदस्य है यूएनओ का। अब 2 साल के लिए क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अस्थायी है, समझा क्या? अस्थायी वाला 2 साल के लिए आता है, चल जाता है। इनका चयन अल्फाबेट के हिसाब से होता है, ABCD के हिसाब से, इस टाइप का होता है। इन लोगों का कोई खास पावर नहीं होता। इन ससुरों को कोई स्पेशल पावर है जिसे कहते हैं बीटो पावर। क्या कहते हैं? बीटो। बीटो का अर्थ होता है रोक देना। बीटो का अर्थ क्या होता है? रोक देना। इनके पास रोकने की क्षमता है, उसे क्या कहते हैं? बीटो पावर। जहां पूरी दुनिया रेडी रहेगी, अगर किसी एक ने भी क्या कर दिया? बीटो कर दिया, तो वो प्रस्ताव क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो बीटो पावर कितने देशों के पास? जैसे इस कोचिंग में बहुत सारे लोग काम करते हैं, कहीं टाइपराइटर है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कई टाइप के लोग काम करते हैं। वो लोग अपने मन से कुछ मतलब डिसीजन भी लेते हैं, कहीं ऑफिस बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, अपना काम कराते रहो। लेकिन इस कोचिंग में हमको बीटो पावर है। किसी भी प्रस्ताव को हम कह देंगे ये नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। आप पूरी कोचिंग अगर चाहिए कि कल क्लास आना, और हम कह दें कि कल छुट्टी है, तो क्या कल आप पढ़ सकते हैं? इस कोचिंग में अकेला बीटो पावर कितना है? हाँ। तो बीटो पावर वाला किसी भी प्रस्ताव को क्या कर सकता है? रोक सकता है। ऐसी दुनिया में कितने देशों को बीटो पावर रखता है? भारत को बीटो है? हाँ नहीं है। अब भारत को बीटो मिल रहा था जब देश आजाद हुआ था तब, तो जवाहरलाल नेहरू के सामने शर्त रखा गया कि यूएनओ का खर्च उठाने में करोड़ों रुपए लगते हैं। तो यूएनओ भारत से उस समय आजादी के वक्त जितना पैसा मांग रहा था, आज के डेट में भी हम उतने पैसे नहीं देते। तो इतना तो आइडिया लग गया होगा कि ससुरा कितना पैसा मांग रहा था। यूएनओ के कुल बजट का हम 1% भी नहीं देते, लगभग 1% देते हैं। उस ससुरा कह रहा था कि कम से कम 4% आप क्या कर लीजिए, खर्चा उठा लीजिए। ससुरा आज इतना डेवलप है हम लोग, मोदी जैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले प्रधानमंत्री बैठे हैं, समझा कि नहीं? हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, ससुरा 200 रुपया लीटर सरसों तेल खरीद सकते हैं, 100 रुपया लीटर पेट्रोल खरीद सकते हैं, डीजल खरीद। अरे बढ़ गया वहीं पे। तो नेहरू ने क्या कर दिया? उसको रिजेक्ट कर दिया, कहा कि भैया हमारे पास इतना पैसा नहीं है। चाइना के पास सब चला गया। बीटो पावर कहां चला गया? चाइना। चाइना ने कहा हम इतने पैसे दे देंगे, और चाइना ने पैसे दे दिया। तो चाइना के पास उस समय इकोनॉमी, लेकिन ये नेहरू की एक ऐसी गलती थी जो एक अच्छा समझदार व्यक्ति कभी नहीं करता, क्योंकि पैसे हम आज नहीं तो कल कमा सकते हैं। पैसा कमाने में क्या जाता है? कोनो देश मजबूरी में फंस गया और वो प्रस्ताव रोकवाना चाहता है, हमरा ऐसा आदमी रहता तो हम ओकरे से कमा लेते, बीटो से उतना पैसा खुलेआम कह देते। सोच कोनो को प्रस्ताव रोकवाना है, कैसे बैच आता है तो फ्लैक्स लगवा देते हैं, दिल्ली में फ्लैक्स लगवा देते हैं, इतना खर्चा चाहिए, प्रस्ताव रोकवाना है और रोकवाना है, बीटो मार दे। सोचा आज भी लोग अमेरिका के तलवे क्यों चाटते हैं? क्योंकि जब यूएनओ में फंसेंगे अमेरिका क्या कर देता है? बीटो कर देता है। हम कश्मीर मुद्दा जो है, अमेरिका कहां चला गया? यूएनओ में। यूएनओ पगला क्या कहता है पता है? कि वहां के लोगों से पूछेंगे कि कहां रहना चाहते हो, भारत फंस गया, जो हुआ पूछेगा तो आधा से ज्यादा पत्थर चलाने वाला है, सब क्या कर देगा? हाँ पत्थर चला के मार देगा। हम लोग के यहाँ क्या लगा था? 370। हम लोग बस नहीं सकते थे वहां पर, हम लोग वहां पे नहीं बस सकते थे, समझ गया? तो भारत को दिक्कत हो गया, यूएनओ में पाकिस्तानी मुद्दा उठा देता था जब जाता था। कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, लेकिन उस चट्टा को चाइना के वीगर मुसलमानों पे जुल्म नहीं होता है। चाइना की मुसलमान लड़कियों का घुटना दिखना चाहिए, वो कभी भी फुल सलवार समी नहीं पहन सकती, स्कर्ट पहन सकती। किसी ने किसी ने आवाज उठाते सुने हैं? नहीं, नहीं उठाते सुन सकते यहाँ पे। लेकिन उनको सारा समस्या कहां दिखेगा? कश्मीर। चाइना पाकिस्तान ने एक एप्लीकेशन बनाया, सुनिए ध्यान से, 2 दिन पहले के बात बता रहा हूं। उस एप्लीकेशन में यह था कि जिसे कुरान पढ़ना है वो पढ़ सकता है ऑनलाइन। कुरान बहुत धार्मिक किताब है, पवित्र किताब है इस्लाम धर्म। चाइना ने उसे बैन लगा दिया, कहा कि इसमें पूरा कुरान है, हम यहाँ छाट छाट के पढ़वाएंगे लोग। जबकि इस्लाम में है कि कुरान में एक मतलब एक नुक्ता भी, मतलब एक मात्रा भी चेंज नहीं कर सकते, और 2-4 को चैप्टर गायब कर दिया। ये बोल सकते हैं सब ये जिन्ना के नजायज औलाद? अरे हम लोग में तो इतना गट्स है। यदि कोई चाहे, अगर कोई किसी भी चीज में गलती करेगा, चाहे गीता हो, कोई, हम लोग में इतना इंसानियत है ना कि वसीम रिजवी खुद मुस्लिम कुरान में चेंजिंग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट भगा दिया कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये इस्लाम में ऐसा नियम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। यहाँ पे पाकिस्तान कभी कहेगा कि भारत में आज भी इतनी इंसानियत बची हुई? अब जो उनका मैटर था वसीम रिजवी, लेकिन ना पाकिस्तान को सब दिक्कत वगैरह कश्मीर में है।
हाँ सही बोल रहा है चलिए ध्यान समझिए। तो पाकिस्तान मैटर कहां लेके जाता था? यूएनओ में। कौन सा मुद्दा? कश्मीर का। कौन सा? कश्मीर का मुद्दा लेके जा। अब कश्मीर मुद्दा अगर यूएनओ में जाएगा तो वोटिंग के हिसाब से तो हम लोग पहुंच जाते हैं। तो हम लोग किसको बोले? रूस को। रूस आके क्या कर देता था? वीटो। रूस क्या कर देता? वीटो। वीटो मतलब इस प्रस्ताव को साइड कीजिए, हम अभी इस प्रस्ताव को नहीं सुनेंगे हम। तो रूस ने जब जब पाकिस्तान मुद्दा कहां ले गया? यूएनओ। रूस ने क्या कर दिया? वीटो कर दिया। पाकिस्तान का मुंह लटक जाता था। अभी क्या हो गया है? 370। तो 370 हट गया है। तो भारत सरकार की यह सोच है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहां भर दें? कश्मीर में। और 10-20 साल बाद इतने लोगों को भर दे और उसके बाद भी वोटिंग कराएंगे तो यहाँ के लोग किसको वोट दे देंगे? भारत। तो अभी ये बात पाकिस्तानी आतंकवादियों को पता चल गया है। तो इस बार वो लोग किसे मार रहे हैं? उन लोगों को जो बाहर से काम करने गए हैं वहां, इसलिए क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। तो उन सबको भी समझना चाहिए खैर इस सबका कोई इलाज नहीं है चक्का सबका। समझना क्या? चलिए आगे समझते हैं। तो वीटो का पावर समझ रहे हैं कितना पावरफुल है? कोई भी प्रस्ताव को रोकना चाहेगा तो क्या हो सकता है? वीटो। दुनिया में 5 देशों के पास वीटो है। अमेरिका, रूस, देखिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चाइना। रूस, चाइना। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। दुनिया में ये किसी भी प्रस्ताव को क्या कर सकते हैं? रोक सकते। यूएनओ कहता है कि आप किसी दूसरे देश पर कब्जा नहीं कर सकते। अगर कब्जा करेंगे तो पूरी दुनिया आप पर क्या लगा देगी? प्रतिबंध लगा देगी। चाइना ने 1959 में तिब्बत नामक एक स्वतंत्र देश को क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर। अब पूरी दुनिया प्रतिबंध लगाने किस पे गई? चाइना पे। चाइना के पास वीटो था, कह दिया हम वीटो करते हैं, हमारे पे कोई प्रतिबंध ना लगा। बेलगाम घोड़ा हो जाते हैं सब वीटो पावर मिलने के बाद। तो चाइना के पास क्या है? वीटो। अब भारत कहता है कि हमें भी वीटो चाहिए, क्योंकि यूएनओ की जितनी भी शर्तें हैं वीटो के लिए वो भारत के पास है। देश लोकतंत्र होना चाहिए, आतंकवाद नहीं होना चाहिए, दुनिया को मदद करने वाला देश होना चाहिए, मजबूत सेना होनी चाहिए, हर चीज है हमारे पास। मजबूत सेना है, नहीं समझे? एक से एक बड़की बड़की सेना है, जिस सेना के आगे ये पाकिस्तान वालों की 93,000 फौज 1971 में सरेंडर कर दी थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सरेंडर किया था कि नहीं किया? हमारे पास हर चीजें हैं जिसके तहत हम लोग क्या कर सकते हैं? वीटो मिल सकते। पाकिस्तान कहता है कि भारत को वीटो मत देना, लोग कहते तोरा क्या दिक्कत है? कश्मीर कब्जा कर लेगा तो भैया वो तो वैसे भी कब्जा हो जाएगा, वीटो हो चाहे ना हो, कब्जा तो वैसे भी हो जाएगा उससे कोई दिक्कत नहीं। चाइना कहता है कि हम वीटो कर देंगे। पाकिस्तान को चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पावर नहीं। जैसे भारत जाता है कि हमें वीटो दिया जाए, दुनिया के ज्यादातर देश क्या हो जाते हैं? रेडी। लेकिन चाइना क्या कर देता है? वीटो। अब लो भैया वीटो किया, सारा प्रस्ताव रद्द। सोच रहे हैं नेहरू ने कितना बड़ा चीज गंवा दिया, उसके आगे कोई नियम नहीं। एक बार वीटो कर, जैसे हम ही है वीटो कर दिए किसी चीज पे, क्या करिएगा? कुछ नहीं। अब नहीं, अभी नहीं हो सकता है, वीटो करने वाला कोई नहीं है। वीटो करने वाला भारत की ओर से कोई नहीं है। तो वीटो, अगर हमारे पास वीटो रहता तो अगले दिन हम लोग कहां घुस जाते? अरे पीओके छोड़ना यार, लाहौर लेके चलाते। यूएनओ प्रतिबंध न लगाता है कि भारत गलत कर रहा है, वीटो, प्रस्ताव खत्म। अब प्रस्ताव के अंदर क्या है कि नहीं, डूरंट सीमा क्रॉस कर जाए रूस हर मैटर पे रूस सहयोग नहीं न करेगा, क्योंकि भारत अब रूस का साथ नहीं दे रहा है। भारत अब अमेरिका और फ्रांस के गोद में जा रहा है। तो रूस भी देखता है ना कि आप जब हमको छोड़ के किधर जाएंगे? अमेरिका की ओर, तो हम रूस के दुश्मन की ओर जाएंगे। तो रूस भी हमारे दुश्मन की ओर, चाइना की ओर जा रहा है। देख रहे हैं, चाइना को हमसे पहले S-400 दे चुका है। तो अभी रूस पर उस तरह से आप भरोसा नहीं कर सकते। चाइना के मैटर पे वो हमारे साथ नहीं आएगा, समझा गया? पाकिस्तान के मैटर पे आ जाएगा। औकातें देख के लोग भी किसी का हेल्प करते हैं उसका नहीं। लेकिन हमें वीटो मिल जाएगा तो अच्छा है कि नहीं? लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा कौन है? हाँ, चाइना। लेकिन चाइना के साथ एक समस्या आ गई। हमारे देश के जो, मतलब क्या बताए, विदेश विभाग वाला ना डरपोक है सब, समझा गया कि नहीं? उतना अच्छा से एग्रेसिव काम नहीं करता है। एक संगठन है जिसका नाम है MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिलीम। MTCR जो है ये कहता है कि दुनिया का कोई भी देश जो MTCR का सदस्य नहीं है वो 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की मिसाइलें ना बना सकता है, ना निर्यात कर सकता है, ना उसको बेच नहीं सकता है। बनाने के लिए तो प्रतिबंधित क्षेत्र में बना ही सकते हैं। तो भारत MTCR का सदस्य नहीं था, इसलिए शुरुआत में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज कितनी रखी थी? 290। अब समझ में आ रहा है क्या रखा था? 290। भारत MTCR का सदस्य नहीं था, लेकिन 2015 से 17 में भारत ने MTCR की सदस्यता ग्रहण कर ली और MTCR में भारत को मिल गया वीटो। MTCR में भारत को क्या मिल गया? वीटो। अब भारत 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की मिसाइलें बना सकता है कि नहीं? उसे बेच सकता है कि नहीं? बेच सकता है।
अब चाइना जो है वो एमटीसीआर का सदस्य नहीं है, चाइना बनना चाहता है किसका सदस्य? एमटीसीआर का सदस्य। अब भारत के पास क्या है? वीटो। तो भारत सरकार को कहना चाहिए कि हमको पहले तुम किसमें दिला दो, उसके बाद में हम तुमको दिलाएंगे एमटीसी। ऐसा गलती कभी नहीं करेगा भारत की, चलो ठीक है, वो कहेगा ठीक है पहले तुम इसमें दिला दो तो फिर हम उसमें दिलाएंगे। उस साला पलट जाएगा चाइना, बहुत छोटा है वहां पे, पलट जाएगा। तो भारत सरकार को करना क्या चाहिए कि चाइना को मजबूर करना चाहिए कि वो हमसे कहे कि चलो हम तुमको वीटो दिलाए, तुम हमको एमटीसीआर में दिला दो। कैसे? चाइना का दक्षिणी चीन सागर में बड़ी दुश्मनी है, फिलीपीन से दुश्मनी है, जहां तहां से दुश्मनी है, वियतनाम से है, ताइवान से है, कोरिया से है, जापान से। इन सबको ब्रह्मोस मिसाइल का सेकंड वर्जन जो 600 किलोमीटर मारक क्षमता का, वो दे दीजिए, इसको भी ब्रह्मोस दीजिए, इसको भी दीजिए, इसको भी दीजिए, इसको भी दीजिए। चाइना रोक सकता है क्योंकि मिसाइलों का निर्यात और टेक्नोलॉजी किसके हाथ में है? एमटी से। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिलम, तो टेक्नोलॉजी भी दे दीजिए, जो पुराना हो गया उसका क्या दे दीजिए? टेक्नोलॉजी भी दीजिए। अब चाइना परेशान होगा तो इसका जवाब में चाइना हमारे दुश्मनों को हथियार बेचना चालू करेगा। हमारा दुश्मन बस यही देखो, इमरानवा यहाँ पे पाकिस्तान, इसको सोचेगा कि मिसाइल दे। अब बताइए वो एमटीसीआर का सदस्य है नहीं, तो क्या वो 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता का मिसाइल देगा? अब वो चाहेगा कि पाकिस्तान को मिसाइल दिया जाए। अगर 300 किलोमीटर मारक क्षमता से ज्यादा का मिसाइल देता है तो भारत उन मिसाइलों को जब्त करा सकता है किसके थ्रू? अब वो परेशान हो जाएगा और भारत सरकार को ईएमआई पर बेच देना चाहिए इस सबको, बजाज फाइनेंस पे, समझा गया कि नहीं? फ्लिपकार्ट से डिलीवरी करा देना चाहिए, अमेजोन। लेकिन हमारे यहाँ के विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री लोग को एग्रेसिव से मतलब नहीं है। जितना गुस्सा में, जितनी क्षमता से हमारे देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस से लड़ते हैं, उतनी क्षमता से यदि चाइना वालों से लड़ते हैं तो कब का वो अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया रहता। वहां जाने के बाद वो प्रोटोकॉल देखते हैं, राष्ट्र सुरक्षा के मामले पर बाहर में गया प्रोटोकॉल, कुछ नहीं समझेंगे, फ्री में देना पड़े दे देंगे हम, वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम उसको जब देंगे तो इस ससुरा का सरदर्द बनेगा, तो मना करेगा हम लोग कि काहे दे रहे हैं आप, तो हम कहेंगे क्योंकि हम वीटो चाहते हैं। तुम रोक रहे हो तो हम क्या करेंगे? हम ये फॉर्मूला ससुरा इंटरनेट पे डाल देंगे, तुमसे हम नहीं, समझा गया कि नहीं? यहाँ चाइना कहता है कि दक्षिणी चीन सागर मेरा है, भारत को इसका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी नेवी लगा देनी चाहिए हिंद महासागर में और कहना चाहिए कि हिंद महासागर भी मेरा है, हिंद महासागर मेरा है। तो लोग भारत को कहते काहे पगलाए हो? तो भारत कहता ना कि जब चाइना ले रहा है अपना दक्षिणी चीन सागर, आप हाथ पर हाथ रख के देख रहे हैं, इसको भी देखिए टुकु टुक। चाइना से लड़ने वाला इधर कोई नहीं है, तो हमसे लड़ने वाला इधर है ये कौन है? अरे उधर तो कमजोर है ना, इधर है कौन? कोई है नहीं। और हम लोग को कहेगा श्रीलंका विरोध करेगा, कौन करेगा? श्रीलंका। तो श्रीलंका को भी औकात दिखा देगा, क्योंकि युद्ध में जीता हुआ क्षेत्र विजेता का होता है, युद्ध में जीता गया क्षेत्र विजेता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने श्रीलंका को जीता, अतः ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर विजेता का होता है। इसके अलावे राजेंद्र प्रथम ने भी आक्रमण किया था, कहां पर? श्रीलंका। तू सोचा ज्यादा चिल्लाएगा था, उसका तो हिम्मत नहीं है चिल्लाने का। तो हम लोग को यहाँ पे भी अधूरा जाना चाहिए, समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी गेम देखिए, उसको कुछ मत कीजिए, यहाँ इतना ना तांडव कर दीजिए ना, यहाँ किसी जहाज को मना मत कीजिए, आने मत दो, मिसाइल का परीक्षण कीजिए, कह दीजिए कि ये वार्निंग जोन है, कहीं गिर जाएगा, कोई ठीक नहीं है, हमारा है, हम मना थोड़े कर रहे हैं, आओ अपने रिस्क पे आओ। कैसे दीपावली के दिन आदमी गली उली में जाता है तो मुड़ी पे हाथ रख, भाग 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 फूट जाएगा। मिसाइल का परीक्षण करते रहिए, पूरी दुनिया परेशान होगी। भाई आप लोग, यूएनओ कर क्या रहा है? यूएनओ अगर कह दे कि नहीं दक्षिणी चीन सागर उसका नहीं है तो हम मान जाएंगे इस बात को। जरा कौन सी हो गया रे तो दुनिया भारत को कहेगी तुम ऐसे काहे कर रहा है, तो हम लोग किस पर फेंक देंगे? चाइना को, कि चाइना बोला है तो हम लोग ने क्या किया है, इस चीज को किया है। अब चाइना आएगा हम लोग पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कि चल भाई हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो भारत कहेगा कि हमको क्या चाहिए, तुम हमको दे दो वीटो, हम सारा बोरिया बिस्तर समेट लेंगे। लेकिन जब मिल जाए वीटो तो भारत को बोरिया बिस्तर समेटना नहीं चाहिए, क्योंकि दुश्मन दुश्मन ही होता है, चाहे वो कितनी भी पीढ़ियां बीत जाए। दुश्मन क्या होता है? दुश्मन ही। समझ गया कि नहीं आ गया? कितनों, अब कोई पाकिस्तानी हमारा कितनों तारीफ कर ले, हम पिघलेंगे। हमको पता है कि तुम्हारा डीएनए खराब है। आगे बढ़े तो बताइए टोटल कितने वीटो पावर, कौन कौन?
अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस का नाम। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, रूस और चाइना, रूस और चाइना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। अब यूएनओ में टोटल 193 देश। एक बार सर अभी हल्ला मत कीजिए, पहले वीटो ले लेते हैं। भाई तुमको क्या लगता है हमको 200 रुपया पढ़ाने में हमारा शौक लगल है? नहीं, हम वो बीज बो रहे हैं अभी जिसकी शाखाओं को हिलाने वाला पैदा नहीं होगा। आपको क्या लगता है मजाक लग रहा है? नहीं, शिक्षक वो व्यक्ति होता है जिसके गोद में निर्माण और विनाश दोनों पलता है। जब चाणक्य ने सिकंदर जैसे व्यक्ति, धनानंद जैसे व्यक्ति को लौटा दिया यहां से, तो आप लोग होंगे फ्यूचर में। हल्ला होने दीजिए, हम हिंदुस्तानी हैं, बोल के आते हैं, छाती पे मार के जाते हैं। इसलिए डरने की बात नहीं है। तुम दोगे कैसे नहीं? हम दुनिया में अधिकार कभी मांगने से मिला ही नहीं है। हम छीनना जानते हैं, हम लोग छीन लेंगे लोग यहाँ पर, और इसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। टोटल यूएनओ में कितने सदस्य? 193। कितने सदस्य? 193। 193 में बीटो कितना को? कौन? रूस, सॉरी रूस कह रहे हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। उल्टा बोलिए, चाइना, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। याद रहेगा ना इतने को? अब इतने 93 देश हैं, 193। जब मीटिंग होगा सोचा कोनो कोनो भाषा बोलने लगेगा सब, हाँ तो दिक्कत हो जाएगा। तो टोटल 6 को भाषा अलाउ किया गया, और वो भी बीटो से ही मैच करते हुए। टोटल क्या को भाषा अलाउ किया? 6 को। ब्रिटेन में कौन सी भाषा? इंग्लिश। ब्रिटेन में इंग्लिश, फ्रांस में फ्रेंच, स्पेन में स्पेनिश। तो इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच। ये अरब वाले हैं सब, इन सबको खाली तेल बेचने आता है। अरब वाले एक को चीजें सीखा था आज तक, तेल बेचो, खजूर बेचो, ऊंट को खिलाओ, बस हो गया, तेल खत्म, खेल खत्म। दूसरा आता कौन है? इसीलिए कहा गया ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। समझा गया कि नहीं? इन लोग का मुख्य व्यवसाय तेल बेचो, खजूर बेचो, ऊंट लड़ाओ। ऊंट पे बैठ के खेलता है। तो अरब वालों की भाषा यहाँ हो गई अरबी, अरब वालों की भाषा अरबों की भाषा अरबी, रूस की भाषा रशियन, चाइनीज, रशियन और चाइनीज। चाइनीज भाषा का दूसरा नाम मैंडारिन होता है। क्या होता है? मैंडारिन। आगे बढ़े, बताइए कितनी भाषा है? 6। 3 को एक पास, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच, अरबी, रशियन, चाइनीज, अरबी, रशियन, चाइनीज, अरबी, रशियन, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रशियन, चाइनीज। टोटल यूएनओ में कितने देश? 193। सबसे बाद में जुड़ा था दक्षिणी सूडान 2011 में। सबसे बाद में कौन जुड़ा? दक्षिणी। टोटल कितने देश? हाँ 193। याद रहेगा ना? बीटो कितना? कौन कौन? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। भाषा कितनी? 6। इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रशियन, चाइनीज। अब इसमें हिंदी भाषा नहीं है, लेके क्या करेंगे? कोई जरूरत नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने वहां हिंदी में भाषण दिया था, हिंदी में भाषण देके चले आए। जितने लोगों को समझ में नहीं आया तो ट्रांसलेशन का खर्चा भारत से लिया गया। तो देखिए, काम लायक चीज लेना है, समझ आ रहा है कि नहीं है? अब भाई भारत में तो हिंदी हाई कोर्ट में नहीं बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में हिंदी नहीं बोला जाता है, तो जो कायली हम लोग मोस्ट की लड़ाई के चक्कर में गर्दन को कटवाने जाए आदमी, नहीं समझे? वहां बोल के हिंदी क्या करेंगे आप? साल में एक बार मीटिंग होता है, मान के चलिए हिंदी हो ही गया, उसका खर्चा किसको उठाना पड़ेगा? भारत। तो बहुत हमको मेन फोकस है बीटो पर। जिस दिन बीटो मिलेगा उस दिन क्या मिल जाएगा? भाषा मिल जाएगी, क्योंकि जिसके पास बीटो रहता है उसकी उस भाषा को यूएनओ अपने खर्चा पे ट्रांसलेट कराता है। समझा कि नहीं क्या? तो हम लोग को जिस दिन क्या मिल जाएगा? बीटो। सारा झमेला ही खत्म। किसी को दिक्कत? आप लोग को समझ में आ रहा है बीटो उटो? चलिए अब आगे क्लास कल समझे। भाई लोग उधर साइड रुकिए, गर्ल्स को निकलने दीजिए।